हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूनिट नंबर 1 का लास्ट वाला टॉपिक है, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये एक टॉपिक है जो टिपिकल है, बट मैंने कोशिश की है मैं जितना सिंपल और सिंपल वे से लेके आ सकूं, मैंने उतना इसको सिंपल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो बिल्कुल पहले बेसिक्स पे चलेंगे हम। सबसे पहले जो टर्म यूज होती है दैट इज ऑप्टिमाइज। क्या मतलब है इसका? हियर यू कैन सी। ओके, द टर्म यूज होती है जो ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है? ठीक है, टू मेक परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट बनाने को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइज। अब क्या कहते हैं? कहते हैं इट इज डिफाइंड एज अ फॉलो। इसको डिफाइन करते हैं फॉलो वे से: choosing the best element from the some element of available or alternatives। ठीक है, बेस्ट एलिमेंट जो भी हमारे पास अवेलेबल एलिमेंट है उनमें से बेस्ट निकालना। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आपको बेसिक क्लियर होएगा तभी तो आप काम कर पाओगे। ठीक है, जैसे क्या कह रहे हैं, एन आर्ट प्रोसेस और द मेथोलॉजी ऑफ मेकिंग समथिंग एज परफेक्ट एज फंक्शनल एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। ठीक है, तो हम आर्ट का कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोसेस है, कोई मैथोलॉजी, कोई भी काम के लिए कुछ भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा फंक्शन अप्लाई करें जिससे हमें बेस्ट एंड बेस्ट वे या बेस्ट आंसर हमें पॉसिबल मतलब फाइंड आउट हो, है ना। अब क्या कहते हैं? कहते हैं वाई ऑप्टिमाइजेशन इज नेसेसरी। क्यों ये नेसेसरी है? इससे क्या होएगा? एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम कम लगेगा, आपके जो एरर्स होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होएगा तो ऑब्वियसली उसमें एरर क्या होंगे? कम होंगे, मिनिमम होंगे। रिप्रोडक्टिविटी, इनोवेशंस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंस होएगा वो, मतलब ये जस्ट ये ऑप्टिमाइजेशन की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आगे जो लीनियर प्रोग्राम है, मैथमेटिकलॉजिकल है, उसके मेथड सप्लाई होंगे, वो आगे वाले वीडियो में भी करेंगे और इसमें भी है। ठीक है, जैसे कि वो सिंपलेक्स एंड ड्यूलेक्स मेथड अप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब हमने पढ़ लिया कि ऑप्टिमाइजेशन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसमें देखते हैं कि बेस्ट सोल्यूशन हमें मिल जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? रिक्वायर्ड फ्यूअर एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हम क्या करते हैं, जो उसका ऑप्टिमाइजेशन जो फॉर्मुलेशन है उसको हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बस यही चीजें हैं। जैसे कि कोई पैरामीटर है, अब पैरामीटर को दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, एक तो किस टाइप की प्रॉब्लम होंगे उसके लिए वेरिएबल्स, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। अब ये प्रॉब्लम ऑफ टाइप भी आगे टू पार्ट्स में इसको कैटेगराइज कर दिया है। एक क्या है? कॉन्स्ट्रेंट और दूसरी क्या? अनकॉन्स्ट्रेंट। और वेरिएबल भी दो टाइप्स में है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब प्रॉब्लम टाइप में हम देखेंगे अनकॉन्स्ट्रेंट। अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम क्या होती है? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, जिसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखी है। ठीक है, क्या कह रही है? कहते फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि एक फार्माक्यूटिकल है सिस्टम, वन माइट विश टू मेक द हार्डेस्ट टैबलेट पॉसिबल। कि वो चाहते हैं कि जो हार्डेस्ट टैबलेट है वो उसको बनाना है ना, ये पॉसिबल है। तो द मेकिंग ऑफ द हार्डेस्ट टैबलेट इज अ अनकंस्ट्रेंड है। ठीक है, ये अनकंस्ट्रेंड है जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉन्स्ट्रेंट में क्या होता है? जिसमें रिस्ट्रिक्शन होगी। देखो कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जस्ट बस समझ लो, एक बार आपने ये टर्म्स का मतलब समझ लिया, आगे चीजें और सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखो प्रॉब्लम्स की टाइप है तो प्रॉब्लम तो इसमें इन्वॉल्व होएगी होएगी, बट इसमें क्या है?
सेम वैसे ही मेक द हार्डेस्ट टैबलेट तो बनाना पॉसिबल है, बट अगर वहाँ इसमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि आपने क्या करना है, डिसइंटीग्रेट करना इन लेस देन 15 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शंस है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो उसको बोलते हैं हम अनकंस्ट्रेंड, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप पढ़ लोगे, अच्छा है, ठीक है। अब वेरिएबल्स आपको पता है, वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं इंडिपेंडेंट, एक होते हैं डिपेंडेंट, है ना। नाम से ही क्लियर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, जो काम करेंगे, मतलब जिसकी फंक्शनैलिटी होएगी कंट्रोल ऑफ द फॉर्मूलेटर, ठीक है। जो किसी के मतलब क्या होंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉर्मूलेटर के अंडर, जिसका सारा का सारा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल आर रिस्पॉन्स और करेक्टरिस्टिक्स दैट डेवलप ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। The more the variables that are present in the system, the more of the complications that are involved in the optimizations. ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंडिपेंडेंट है ये वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की लिस्ट है, ठीक है। अब x1 x2 यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है। ये रेशो, ठीक है, ड्यूलेंट रेशो, डिसइंटीग्रेटेड टाइम, यहाँ पे फोर्स होएगा, यहाँ पे हार्डनेस होएगी, ठीक है। ये मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, किसी पे डिपेंड होती है, किस पे डिपेंड होते हैं, यहाँ इस पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो किसी पे डिपेंड नहीं होते, तो ये चीजें हैं। इसको इतना भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जितना समझ आ रहा है उतना कर लो, कोई बात नहीं। क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन इन डन बाय यूजिंग द सेल्सियस टू बेसिक प्रॉब्लम टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। अब ये आपको पता होने चाहिए, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट या ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी बोल देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। क्या कहते हैं, द कर्व्स इन अ फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्पांस बाय, ठीक है। यहाँ पे जो ये कर्व दिया हुआ है, ये क्या कह रहे हैं, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, एक्स एंड वाई को, एंड द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल क्या है, एक्स है। वी कैन ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, यहाँ पे हमने क्या ऑब्टेन करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, देखो यहाँ पे जो नीचे जा रहा है डाउन है, ठीक है, वो क्या है, इसका मिनिमम है, और जो ऊपर बिल्कुल टॉप पीक पे है उसको वो क्या है, मैक्सिमम है। अब इसके ड्रॉबैक क्या होगी, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ते हैं, तो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें डू नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 वेरिएबल्स, इसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर दो वेरिएबल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो क्या है, इम्पॉसिबल है। सो हियर यू कैन सी द मेथड ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे, जो भी मेथड अप्लाई होंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो यूज होता है सिंपलेक्स एंड ड्यूल सिंपल मेथड जो होता है, सिंपलेक्स मेथड होता है वो, पहले हम सिंपलेक्स मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। कहते हैं इट इज अ एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें क्या है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ये हम सिर्फ वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं टैबलेट वाली, ठीक है। इसमें क्या है, टेक्निक्स हैज वाइडर, टेक्निक्स वाइडर है, ठीक है, इन एनालिटिकल मेथड other than the formulations and the processing. सिंप्लेक्स इज अ जियोमेट्रिक फिगर, एक्चुअली क्या होता है, सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक जियोमेट्रिक फिगर बनाते हैं, डेट वन मोर पॉइंट डेट
देन द नंबर ऑफ द फैक्टर इट इज रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगल। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। इट इज डिटरमाइंड बाय द कंपेयरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स आफ्टर ईच सक्सेसिव कैलकुलेशन। ठीक है, दो तरह के होते हैं, ठीक है, सिंपलेक्स जो मेथड होते हैं, एक तो होता है बेसिक होता है, एक होता है मॉडिफाइड। दिस क्या इसके एडवांटेज है? दिस मेथड विल फाइंड द ट्रू ऑप्टिम ऑफ द रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ठीक है वो सब है। तो आगे हम और थोड़ा सा और लेके चलते हैं इसको। तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम मैथमेटिकली, अब इसका क्या मतलब है? The decision is an optimization problem often are represented in the mathematical models by the symbol। जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन के कोई भी सम सॉल्व करते हैं तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल से यूज करते हैं, वो क्या होता है? x1 x2 x3 ऐसे करके। कंस्ट्रेंट्स हमने वहां पे पढ़ा था, यहाँ पे क्या होती है? कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, कैसे? अब देखो, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा जो सिंपल से रिप्रेजेंट करते हैं वो ये वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ पे कंडीशन सप्लाई हो रही है ना, रिस्ट्रिक्शन सप्लाई हो रही है। तो हमने पहले ही पढ़ा, यहाँ पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मैथमेटिकली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़ना एक एक स्टेप को। ठीक है, दी ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं ऑफन रिप्रेजेंट बाय एन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, मोस्टली जब भी हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ये वाला चैप्टर करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशंस होएगी, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है या मिनिमम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्या होएगा? फंक्शंस होएगा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? The objective functions identifies some functions of the decision variable that are decision make want to either, यहाँ पे यहाँ तो मैक्सिमम का आ जाएगा फाइंड आउट करना है या मिनिमम का फाइंड आउट करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एलपी मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो मॉडल है वो क्या होता है? ये ऐसे, या तो जिसमें क्या होएगा? मैक्सिमम होएगा या फिर क्या होएगा? मिनिमम को फाइंड आउट करना होएगा। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई और इस एग्जांपल को ध्यान से समझना। बेसिकली ये लीनियर प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट है वो कैसे बना है, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल आप समझ जाओगे। ठीक है, बहुत बेसिक है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है इसको प्लीज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कहते हैं ब्लू रेज हॉट टब्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने सेल किए, बेचे दो मॉडल्स। ठीक है, किसके? हॉट टब्स के दो मॉडल उन्होंने बनाए। फर्स्ट का नाम क्या था? एक्वास्पा, और दूसरा क्या था? हाइड्रोलैक्स। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? हॉवी जोन्स जो था द ऑनर था एंड द मैनेजर ऑफ द कंपनी। ठीक है, उसने क्या किया? नीड टू डिसाइड हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ द हॉट टब्स टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल। तो उसने सोचा भी कितने और ज्यादा इस टाइप की जो हॉट टब्स हैं वो प्रोड्यूस किए जाएं अगले साल। ठीक है, अगले मतलब जो भी प्रोडक्शन का साइकिल होएगा। ठीक है, उसमें तो उसने क्या किया? उसने बाय किए। तो उसने क्या किया? उसने जो लोकल सप्लायर था, ठीक है, जो लोकल सप्लायर था उसने क्या किया? वहां से, ठीक है, मतलब उनसे बाय कर लिए। ठीक है, जो नॉर्मल जो फाइबर ग्लास के जो मतलब टब होते थे, हॉट टब्स होते थे। ठीक है, तो उसने लोकल जो सप्लायर था उससे क्या ले लिया? हॉट टब ले लिया एंड उसमें क्या कर दिया? ऐड कर दिया, एड द पंप्स एंड ट्यूबिंग
टू द शेल टू क्रिएट हिज हॉट टब्स, ठीक है, वहां पे जो उसका पंप वगैरह था उसने एड ऑन कर दिया, ठीक है। अब क्या कहते दिस सप्लायर हैज द कैपेसिटी टू डिलीवर एज मैनी हॉट टब्स शेल्स एज जितने मतलब उसने प्रोड्यूस करने डिलीवर करने स्टार्ट कर दिए जितने की क्या था उसको जरूरत थी, है ना। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर प्रोग्राम की ये एग्जाम्पल है क्या क्या how we install the same type of pumps into the what hot, ठीक है। दो दो टाइप्स के मॉडल उसने बनाया था, एक एक्वा बनाया था, एक हाइड्रो बनाया था, ठीक है। अब उसने क्या किया, सेम पंप दोनों हॉट जो टब से उनने लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ही विल हैव ओनली, उसके पास कितने पंप थे, 200 पंप थे अवेलेबल ड्यूरिंग हिज जो नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल था, सिर्फ 200 पंप उसके पास अवेलेबल थे, ठीक है। फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट, अगर मैन्युफैक्चर के पॉइंट से हम देखें, द मेन difference between the two models of the hot tub is the amount of the tubing and the labor required। दोनों दोनों जो मॉडल्स थे उसमें क्या डिफरेंस क्या था, अमाउंट ऑफ ट्यूबिंग, जो ट्यूबिंग के अमाउंट थी वो, और जो लेबर रिक्वायर्ड थी वो, ठीक है। ईच एक्वा स्पा रिक्वायर्ड 9 आवर्स ऑफ लेबर, जो एक्वा वाला था उसको कितने टाइम लगता था, 9 घंटे लगते थे, एंड 12 फीट ऑफ ट्यूबिंग, ठीक है, मतलब 12 फीट का वो टब होता था। और जो हाइड्रोलैक्स था उसको 6 आवर्स लगते थे बनाने के लिए, और वो कितना था, 16 था, ठीक है। तो ये चीज है, दोनों दोनों के मॉडल्स क्लियर हो गए। अब क्या है, तो उसने क्या किया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है आगे जो चल रही है, ठीक है। अब उसने सोचा कि वो जो नेक्स्ट साइकिल होएगा, प्रोडक्शन का साइकिल होएगा, उसमें उसके पास उसने सोचा कि हाँ मतलब 150-66 प्रोडक्शन लेबर आर वो लगाए, और कितना फीट ऑफ ट्यूबिंग वो अवेलेबल है उसके पास, 288 है ना। तो ये तो उसमें वो चाहता था कि वो कितने अर्न करे, $350 अर्न करे एक्वास्पा से, और जो हाइड्रोलैक्स है उसमें से $300, है ना। ही इज कॉन्फिडेंट डैट, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो सारे इसके सारे जो भी प्रोड्यूस किए हैं हॉट टब्स उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है। अब देखो ये तो उसके एस्टिमेशन था जो उसने लगाया। अब कहते हैं क्वेश्चंस तो ये वाला अराइज होता है कि कितने हॉट मतलब जो एक्वा स्पा होंगे वो बनाने होंगे, ठीक है, प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और कितने हाइड्रोलैक्स जो है हॉट टब्स हैं वो बनाने पड़ेंगे, इफ यू वांट टू मैक्सिमम हिज प्रॉफिट, मतलब ड्यूरिंग द नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि वो कितने हाइड्रो जो लैक्स हैं वो बनाएगा, और कितने जो एक्वा स्पा हॉट टब्स है वो बनाएगा, ठीक है। अब है हमारा फर्स्ट जो एलपी मॉडल का फर्स्ट स्टेप है, दैट इज फॉर्मुलेटिंग एन एलपी मॉडल, ठीक है। अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, एलपी मॉडल में क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। The problem in this example is fairly easy to understand। यहाँ पे देखो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने हमारे पास जस्ट ये है कि कितने एक्वा जो स्पा हॉट टब्स हैं और कितने क्या होने चाहिए हाइड्रोलक्स जो हॉट टब्स है वो प्रोड्यूस करें कि मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट आए, वाइल नो मोर देन, जबकि हमारे पास जो पंप है वो क्या है, सिर्फ 200 है, और हमारे पास 1560 जो इतने लेबर के आर्स हैं, और हमारे पास कितनी फीट ऑफ ट्यूबिंग है, इतनी, ठीक है। तो ये चीज, ये तो प्रॉब्लम को हमने क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही है इस चीज को बनाने के लिए वो क्या है। सिंपल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फंडामेंटल डिसीजन हाउ वी फेस इज दिस,
हम वही चीज है कि कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, तो हम मान के चलते हैं इन दिस प्रॉब्लम्स वो विल लेट अज्यूम करके चलते हैं, जो x1 है रिप्रेजेंट करेंगे एक्वा स्पा हॉट टब्स को, जो x2 होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोलेक्स को। ठीक है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है फॉर्मुलेटिंग का। स्टेट ऑब्जेक्ट functions as a linear combinations of a decision variables। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास हमने पहले ही पढ़ा कि या तो मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता है या मिनिमम फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो हमने जो फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, मैक्स लिख लिया, और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो प्रॉफिट होएगा एक्वा पे 350 होना चाहिए, है ना, और हाइड्रो पे कितने होने चाहिए, $300 होने चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे देखो, हमें पता है कि हमारे पास तीन मेजर कंस्ट्रेंट्स हैं, बिकॉज हमारे पास कितने पंप हैं, सिर्फ 200 पंप ही हमारे पास क्या है, अवेलेबल है ना। ईच हॉट टब रिक्वायर्ड वन पंप, हर एक के लिए हॉट टब जो बनाना है उसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, सिर्फ एक एक पंप तो होना ही चाहिए। और हमारे पास एक ये भी कंडीशन है कि वो 200 से ज्यादा जो टब्स हैं उसको क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखो, अब ये स्टेटमेंट को आप समझना सीखो। देखो यही चीज इंपॉर्टेंट है और ये कोई भी नहीं सिखाता इतना डीपली, इतना बेसिक, इतना जाके कोई भी नहीं सिखाएगा आपको। ठीक है, एनीवेज देखो, अब इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। देखो यहाँ पे, अब हमारे पास एक टब में एक, क्योंकि हमें पता है कि एक टब में एक ही पंप लगता है, ये x1 हमने डिनोट करा था एक्वा के लिए, प्लस जो इसके लिए सेकंड क्या है, हाइड्रोलेक्स के लिए भी हमें हमारे पास कितने होने चाहिए, 1। x2 डिनोट करती है हाइड्रा के लिए, और ये पंप जो दूसरा मॉडल है एक्वा, ये इसको डिनोट करता है। अब हमारे पास देखो, ये जहाँ तो इक्वल होने चाहिए 200, जहाँ उससे हम कम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास 200 पंप ही अवेलेबल है। इज इट क्लियर, क्यों लिखा है हमने ये ऐसे। अब अदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी क्या है कि हमारे पास कितने आर्स हैं, ये इतने आर्स हैं। ठीक है, तो ये इसको भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, अब कैसे काउंट करेंगे, और हाँ ये भी चीज है, देखो यहाँ पे हमने इस वाले एग्जाम्पल्स में पढ़ा था कि एक्वा को बनाने के लिए कितने टाइम, कितना मतलब टाइम लगता है, लेबर आवर कितने लगते हैं, 9, और 12 फीट की वो ट्यूबिंग लगती है ना। और जो हाइड्रा को कितना लगता है, 6 आवर लगते हैं, और उसके लिए कितनी यूज होती है, 16 फीट। ठीक है, अब इसी को ही आगे हम कैसे डिनोट करेंगे वो देखो आप ध्यान से, यहाँ पे देखो, अब x1 क्या है, एक्वा, x2 क्या है, हाइड्रा, है ना। तो पहले हम देखते हैं आर्स। ठीक है, टोटल आर्स हमारे पास कितने हैं, इतने। ठीक है, और एक्वा को कितने लगते हैं, 9 आर, और हाइड्रा को लगते हैं 6 आर। ठीक है, अब ये भी जहाँ तो इसके बिल्कुल बराबर होएगा, जहाँ फिर इससे क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, सेम केस है हमारे पास जो ट्यूबिंग की फीट है, एक्वा के लिए 12 लगते हैं और इसके लिए 16 लगते हैं, और टोटल हमारे पास कितनी है, इतनी। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लिया। होप सो आपको अभी तक कितना समझ आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इतना कंफ्यूज मत होना। सो अब देखो ये वाली क्वेश्चन कैसे बनी है, देखो फर्स्ट हमने मान के चले कि हाँ मतलब, देखिए आप ध्यान से, ये ग्राफ बनता है और एक ये ग्राफ बनता है, ये कैसे बना, पहले हमने मान के चला कि हाँ उसको 9 आवर्स लगते हैं, तो 9 मतलब पहले वाली कंडीशन ऐसे मान के चल लिया। ठीक है, तो क्योंकि अगर 9 आवर लगेंगे तो ऊपर उसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ। ठीक है, तो ये बन गया 9x1, ये बन गया 9x2, और ये बन गया 18
100, ठीक है। ये x1 कट का होगी, ये 9 में से 6 माइनस किया तो ये माइनस, ये भी माइनस है ना ऊपर, क्योंकि -9 के साथ हमने इक्वेशन को इक्वल करना है तो 9 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो x2 की वैल्यू आ गई 78। 78 की वैल्यू को मतलब x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू 122 और 78 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे इस वाली क्वेश्चन में, ये वाली क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, यहाँ पे x वाले स्टेटमेंट को 0 मान के चलेंगे और इसको ऐसे करके x2 इक्वल टू 566/6, ठीक है। ये कट करके आएगा 261। तो फर्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट मतलब आएंगे पॉइंट्स आएंगे वो 0 और 261 आएगी। सेम केस हम इसके साथ भी ऐसे करेंगे, इसको हम 0 मान के इसके साथ करेंगे तो जो सेकंड पॉइंट आएगा 174 और 0 आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये हमारा ये है, एक को 9 आ सकते हैं, दूसरे को कितने लगते हैं 12, है ना। तो 12 के साथ हमने इसको ये मतलब x1 x2 की वैल्यू बेसिकली, हाँ ये तो सभी को ही पता होगा कि हम ऐसे पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो मैंने पहले वाले कंडीशन समझा दिया है, सेम वैसे ही है, ठीक है। हम देखो हमारे पास क्या चीज हमारे पास आई, कहते अगर दोनों में की वैल्यू 0 0 होगी तो उसमें क्या होएगा, कोई भी प्रॉफिट नहीं होएगा, ठीक है। अगर a1 मतलब होएगा तो सेकंड क्या होएगा 180, 180 के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट होएगा इतना। अब ये कैसे फाइंड आउट हुआ, उसका सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग मान के चले तो प्रॉफिट कितना होएगा 6900, ठीक है। सेम ऐसे करके तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट होते हैं वहां पे। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया अगर 122 के क्या बनेंगे, एक्वास बनेंगे और 78 क्या है, हाइड्रोडेक्स बनेंगे। ये है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके अकॉर्डिंग हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सिंपल, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।